हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स टेक्नीशियन एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एम्पलीफायर के पार्ट 7 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एम्पलीफायर की फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, फीडबैक, बफर एम्पलीफायर, टाइप ऑफ बफर एम्पलीफायर और ट्यून्ड एम्पलीफायर को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे साथ नए जुड़े हैं उन्हें बताना चाहेंगे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए किसी भी टेक्नीशियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डीएमआरसी, इसरो, डीआरडीओ, मेट्रो, रेलवे और भी जितने भी टेक्नीशियन एग्ज़ाम हैं, मेन एग्ज़ाम हो या फिर उनके अप्रेंटिस एग्ज़ाम हो, उसके लिए आप हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं, इनमें जो भी आपका थ्योरी है वो सब कुछ आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। और ये थ्योरी बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई है, इसे आप बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे जो भी टेक्निकली चीज़ें होती हैं उनको। और इस थ्योरी के अलावा इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे। जिस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि अभी टेक्नीशियन एग्ज़ाम में जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाने लगे हैं। तो जिस लेवल के, जिस पैटर्न पर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप के, उन सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इस पीडीएफ कोर्स से आप कैसे जुड़ सकते हैं और इसको कैसे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिखाया जा रहा है, इस पर आपको मैसेज करना है, यहाँ से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे एम्पलीफायर की फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होती है। तो एम्पलीफायर की जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसका मतलब ये है कि एम्पलीफायर जो हम भी यूज़ कर रहे हैं, जो भी एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, वो किस रेंज की फ्रिक्वेंसी को उसमें एम्पलीफाई करने की कैपेसिटी रखता है। बहुत सारे टाइप ऑफ एम्पलीफायर होते हैं और हर प्रकार के एम्पलीफायर की अपनी अपनी क्षमता होती है जो भी एम्पलीफायर में फ्रिक्वेंसी है उसको एम्पलीफाई करने के लिए। तो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो आपको बताया था जिसमें आरसी कपल्ड एम्पलीफायर पढ़ाया था, और उस टाइम पर बताया था कि आरसी कपल्ड जो एम्पलीफायर होता है एक्चुअली उसका यूज जो होता है वो ऑडियो एम्पलीफायर में होता है। तो वहाँ से थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि उसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, आरसी कपल्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, उसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर बन के मिलके हमें जो मिलता है वो कुछ इस तरीके का मिलता था। इसका मतलब क्या था कि जो लो फ्रिक्वेंसी है, लो फ्रिक्वेंसी का मतलब मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर 15 मेगाहर्ट्ज से लेकर के हमारा जो भी एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं वो 20 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी के लिए काम कर रहा है, मान लीजिए, ऐसा हमने एग्जांपल रख लिया। तो जो भी आपका यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी है, लो फ्रिक्वेंसी क्या होगी 15 मेगाहर्ट्ज, और हाई फ्रिक्वेंसी क्या होगी 20 मेगाहर्ट्ज। तो ये लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी को अच्छी तरीके से एम्पलीफाई नहीं करेगा, बस बीच की जो फ्रिक्वेंसी हैं उनको अच्छी तरीके से एम्पलीफाई करेगा। तो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स का यही मतलब होता है कि जिन फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफायर अच्छे तरीके से एम्पलीफाई करके दे रहा है, अच्छी कैपेसिटी में, एकदम बढ़िया क्वालिटी में, तो उसको फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स जो कर्व मिलता है, जो भी हम ग्राफ बनाते हैं ये पता करने के लिए, अब एक्चुअली हर चीज़ को तो नहीं लिखा जा सकता तो उसको एक ग्राफ बना देते हैं। तो इस ग्राफ से हम पता कर सकते हैं कि ये जो भी एम्पलीफायर है उसकी जो लो फ्रिक्वेंसी है वो ये है, हाई फ्रिक्वेंसी ये है, और जिस मिड फ्रिक्वेंसी पर अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है वो इसकी फ्रिक्वेंसी, इस फ्रिक्वेंसी पर ये बेहतर तरीके से काम कर रहा है, और इसी को कहा जाता है एम्पलीफायर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम्पलीफायर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ कि जिस भी बैंड, जिस भी कैटेगरी, जिस भी रेंज तक की फ्रिक्वेंसी को जो एम्पलीफायर है वो एम्पलीफाई कर सकता है, उसी को फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कहा जाता है। अभी हाल फिलहाल में क्या हो गया है कि एम्पलीफायर में हम ट्रांजिस्टरों का यूज़ करने लगे हैं, पर इससे पहले इलेक्ट्रॉन ट्यूब मैग्नेटिक एम्पलीफायर टाइप के एम्पलीफायर हुआ करते थे। तो उसमें भी उनकी अपनी अपनी जो भी उसमें एलिमेंट यूज़ किए गए हैं उनकी अपनी अपनी एक रेंज हुआ करती थी, अपनी एक कैपेसिटी हुआ करती थी। तो इसी तरीके से उनकी भी फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होती है, और इसी प्रकार से जो ट्रांजिस्टर अभी यूज़ कर रहे हैं हम एम्पलीफायर में, तो उनका भी अपना एक पर्टिकुलर रेंज होता है कि इस फ्रिक्वेंसी तक वो एम्पलीफाई कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के आधार पर जो एम्पलीफायर होते हैं उनको कुछ कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से होते हैं वो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के आधार पर जो एम्पलीफायर को
क्लासीफाई किया गया है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑडियो एम्पलीफायर हो गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर हो गया, वीडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर हो गया, और एक फोर्थ होता है डीसी एम्पलीफायर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के आधार पर एम्पलीफायर का कौन सा प्रकार होता है। ऑप्शन में आपको उस तरीके से ऑप्शन दे देगा कि इसमें ऑडियो एम्पलीफायर है, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर है, या इसमें वीडियो एम्पलीफायर है, या एक फोर्थ ऑप्शन ऐसा दे देगा जो इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको उसमें चूज करना होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो एक एक करके इनके फ्रिक्वेंसी जो एम्पलीफायर के टाइप होते हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के आधार पर, उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला यहाँ पर टाइप होता है ऑडियो एम्पलीफायर। जाहिर सी बात है, ऑडियो का मतलब क्या हुआ? आवाज़। यानी कि ऑडियो एम्पलीफायर ऑडियो वाली जो फ्रिक्वेंसी होती हैं उनको एम्पलीफाई करने के लिए काम आता है। तो इसके लिए रेंज कौन कौन सी है? तो रेंज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है 15 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 20 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है। ऑडियो एम्पलीफायर कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी रेंज पर काम करता है? 15 मेगाहर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज तक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और जो ये ऑडियो एम्पलीफायर होते हैं ये वोल्टेज या पावर एम्पलीफायर जो होते हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं, उनकी आवश्यकता अनुरूप इनको काम किया जाता है। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि ऑडियो एम्पलीफायर जो होता है वो किस रेंज पर अपने फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई कर सकता है, तो 15 से 20 मेगाहर्ट्ज तक। दूसरा पॉइंट ये कि ये वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर जो होते हैं उस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर का जो एम्पलीफायर होता है फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के आधार पर, वो होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। और रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर जो होता है उसकी भी रेंज आपको याद रखनी होगी कि ये किस रेंज तक की फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई कर सकता है। तो ये 10 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1 लाख मेगा हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करने की क्षमता रखता है। और सिग्नल जो है इसमें एम्पलीफाई करने के लिए वोल्टेज या फिर पावर एम्पलीफायर की आवश्यकता होती है। यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर भी वोल्टेज या पावर एम्पलीफायर का यूज़ करके इनके सिग्नलों को एम्पलीफाई किया जाता है। और इस प्रकार के एम्पलीफायरों का यूज़ किस में करते हैं? जाहिर सी बात है, इसका नाम है रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो इनका यूज़ भी रेडियो के जो सिग्नल होते हैं उनको एम्पलीफाई करके ट्रांसमिट करने में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट बनते हैं वो पहला पॉइंट यही है कि इसकी आपको फ्रिक्वेंसी रेंज याद रखनी होगी। सेकंड ये याद रखना होगा ये किस प्रकार के एम्पलीफायरों का यूज़ करते हैं, तो ये वोल्टेज या फिर पावर एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। और यूज़ कहाँ पर होता है इनका? तो नाम से ही आप इनके यूज़ को पता कर सकते हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर ये रेडियो में काम आते हैं। वो भी कहाँ पर? जहाँ रेडियो स्टेशन होते हैं वहाँ पर सिग्नलों को एम्पलीफाई करने के लिए। इसके बाद आता है थर्ड टाइप फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के आधार पर, वो होता है वीडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। तो आप सोच रहे होंगे क्या वीडियो को भी, जो वीडियो सिग्नल होते हैं उनको भी एम्पलीफाई किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। जो टीवी होती है आपने देखा होगा, जो डायरेक्ट टू होम डीटीएच सर्विस है या फिर जो भी सर्विस इससे पहले जो डिश लगी होती थी उसमें भी क्या होता था कि जो वीडियो सिग्नल होते थे उनको अलग तरीके से एम्पलीफाई करना होता है था, तभी उनकी जो एनर्जी है वो आप तक रिसीवर तक पहुँच पाती थी। तो वीडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर भी फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के आधार पर होते हैं और इनकी जो रेंज होती है वो 10 हर्ट्ज से लेकर के 6 मेगाहर्ट्ज तक होती है। तो सबसे पहले आपको इनकी जो भी फ्रिक्वेंसी रेंज है वो याद रखनी होगी। सेकंड, यहाँ पर इनका यूज़ कहाँ पर होगा? तो इनका यूज़ वीडियो एम्पलीफायर का टेलीविज़न की जो पिक्चर होती है, जो आप देखते हैं, जो वहाँ पर जो पिक्चर आती है उसी को एम्पलीफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फोर्थ नंबर का जो एम्पलीफायर होता है वो होता है डीसी एम्पलीफायर। और इस प्रकार के एम्पलीफायर जो है वो डीसी सिग्नलों को एम्पलीफाई करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जाहिर सी बात है, इसका नाम भी डीसी एम्पलीफायर है, तो ये डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। अर्थात ये जो एम्पलीफायर है वो एसी सिग्नलों के साथ साथ डीसी को भी एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो ये क्या था आपका? फ्रिक्वेंसी के रिस्पॉन्स के आधार पर एम्पलीफायर। तो ये फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स के आधार पर कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे। चारों प्रकार आपको यहाँ पर बता दिए हैं। जितने भी यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो भी आपको यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। इसके अलावा आता है यहाँ पर फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? आप इसके नाम से समझ सकते हैं, इसमें फीडबैक 2 शब्द यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। फीड का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी यहाँ पर पुट किया जा रहा है उसमें, और बैक का मतलब क्या हुआ कि उसमें बैक में इसमें कुछ पुट किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फीडबैक का मतलब एक ऐसी चीज़ आपको प्रदान की जा रही है जो भी, जैसे आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिएगा ये कमेंट बॉक्स है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने फीडबैक देते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। इसका मतलब फीडबैक का वही मतलब है कि आपको एक फीडबैक दिया जा रहा है।
ताकि आपका जो भी आउटपुट था वही आपको इनपुट में दिया जा रहा है, ताकि आपकी जो क्वालिटी है उससे आप उसको इम्प्रूव कर सकें। तो फीडबैक चीज़ का भी जो यहाँ पर टर्म है उसका यूज़ यहाँ पर एम्पलीफायर में किया गया है। और फीडबैक एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर होते हैं जिनमें क्या किया जाता है कि जो भी आपका आउटपुट निकल जाता है, आउटपुट में वोल्टेज हो या करंट हो, उसके कुछ पार्ट को इनपुट में फिर से अप्लाई कर दिया जाता है, उसी को फीडबैक कहा जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मान लीजिएगा मेरा एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, मैंने इस ट्रांजिस्टर में ऐसे ही नॉर्मली समझ लीजिएगा, ये कोई भी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी या एनपीएन जो भी है, और इस एम्पलीफायर में जो भी आपका आउटपुट पार्ट निकल रहा है वो यहाँ से निकलेगा, और इसी आउटपुट पार्ट को आपने फिर से इनपुट में अप्लाई कर दिया है कुछ पार्ट को। अब ये पार्ट आपका करंट भी हो सकता है, आपका वोल्टेज भी हो सकता है यहाँ से, तो इसको मैंने फिर से क्या किया, यहाँ पर अप्लाई कर दिया, और इसी को कहा गया फीडबैक, ठीक है। और फीडबैक की जो वर्किंग होती है वो आउटपुट फीडबैक के पार्ट और आरोपित जो भी इनपुट सिग्नल है उसकी इनपुट सिग्नल की जो फेज़ होता है उस पर डिपेंड करती है। जैसे आपने फीडबैक यहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है, ऐसी नॉर्मल सा एक यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाते हैं, ये आपका इनपुट मेन सिग्नल हो गया, यहाँ से आपने फीडबैक इस पर अप्लाई कर दिया। अब ये जो फीडबैक है जो यहाँ पर काम कर रहा है, जो भी प्रोसेस यहाँ इसके अंदर हो रही है, तो इस फीडबैक का इफेक्ट जो होता है इस फीडबैक के सिग्नल के फेज़ पर डिपेंड करता है। फेज़ का मतलब क्या हुआ, आपका जो सिग्नल है वो ये जो है ये इसका फेज़ होता है, यानी कि ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव पार्ट होता है, इसी सिग्नल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये फेज़ क्या हो गया, अगर इस वाले सिग्नल को हमने यहाँ पर कुछ उल्टा कर दिया तो ये इसका 180 का जो है फेज़ डिफरेंस करता है इसको, यानी कि इसी को फेज़ डिफरेंस कहा जाता है। तो जो यहाँ पर प्रोसेस हो रही है फिर इस फीडबैक के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो इस फीडबैक के फेज़ पर ही डिपेंड करता है। तो आउटपुट के फीडबैक और इनपुट का जो भी पार्ट होता है उनके जो फेज़ में डिफरेंस अगर हो रहा है तो उसके आधार पर इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, यानी कि फीडबैक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक कैटेगरी तो वही हो जाएगी जिसमें सेम फेज़ होना चाहिए, और एक कैटेगरी वो होनी चाहिए जिसमें डिफरेंस फेज़ होते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। पहली बात यहाँ पर जो इसका कैटेगरी होती है फीडबैक की वो होती है पॉजिटिव फीडबैक। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं इसका मतलब है पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपका जो सिग्नल जा रहा था, जो आप यहाँ पर पुट कर रहे थे सिग्नल को इस जो भी आपका सर्किट है उसमें, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का सिग्नल आपको अप्लाई किया जा रहा था, ठीक है। और जो आपने फीडबैक दिया तो ये फीडबैक भी इसी तरीके का था, यानी कि सेम फेज़ था, इसका फेज़ जो था इसका सेम था, इसका कलांतर जो था वो एक जैसा था, उसी को हमने यहाँ पर फीडबैक दे दिया। और फीडबैक किस तरीके का है कहा गया, पॉजिटिव फीडबैक। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली ये चीज़ है, पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि इसका जो फेज़ होता है इनपुट सिग्नल का और आउटपुट जो फीडबैक में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका फेज़ सेम जैसा होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है, उसका फेज़ एक जैसा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। पर इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव फीडबैक में जो आपका आउटपुट मिलता है वो तो बहुत ज़्यादा गेन होकर के मिलता है। आउटपुट गेन के साथ साथ इसमें डिस्टॉर्शन भी बढ़ जाता है। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो अनवांटेड कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, अनवांटेड नॉइस मिल जाती है, जिससे आपका जो सिग्नल है वो ख़राब हो जाता है। सिग्नल ख़राब होने का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर जो प्रोसेस एम्पलीफाई हुई वो बहुत अच्छी क्वालिटी का सिग्नल नहीं मिलता है। मान लीजिएगा जैसे आप अपने कोई भी वॉइस टाइप का कोई यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और उसमें जो भी आपकी आवाज़ आ रही है अगर वो उसमें थोड़ा बहुत शोर आ रहा है, क्लियर वॉइस नहीं आ रही, तो आप क्या कहेंगे कि ये आवाज़ जो है क्लियर नहीं है, इसमें डिस्टॉर्शन है। तो इसका फ़ायदा अगर ये सिग्नल के एम्पलीफिकेशन को बढ़ाता है और उसके साथ साथ अगर इसमें डिस्टॉर्शन भी बढ़ा देता है तो फिर उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्नल का एम्पलीफिकेशन के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी चाहिए। अगर उस सिग्नल में क्वालिटी नहीं होगी, सिर्फ एम्पलीफिकेशन कर दिया हमने, सिग्नल को कितना भी बढ़ा दिया और उसमें क्वालिटी ही नहीं है, उसमें बढ़िया क्वालिटी नहीं है, आवाज़ सही नहीं आ रही है, या जो भी आपका जो जिस तरीके का सिग्नल भी आपने एम्पलीफाई करने की कोशिश की है उसमें अगर उसमें अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो उसका मतलब ही क्या होगा, कोई अच्छा काम नहीं होगा उसका। तो इसी में है कि पॉजिटिव फीडबैक में सिर्फ इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो गेन तो बढ़ा देता है, जो भी वोल्टेज गेन है उसको आपको बढ़ा के देगा, पर इसके साथ साथ डिस्टॉर्शन और जो अनवांटेड नॉइस होती है वो भी इंक्रीज कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि इसमें जो सिग्नल आपका मिल रहा है वो आउटपुट सिग्नल पॉजिटिव कलांतर में यानी कि पॉजिटिव फेज़ में इसमें इनपुट किया जाता है। और इसमें क्या है कि ये एम्पलीफायर ऑसिलेटर की तरह काम करता है। तो ऑसिलेटर जो है
क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव फीडबैक होता है उसमें ऑसिलेशन जैसी कुछ प्रोसेस होती है, इस वजह से ये एक ऑसिलेटर की तरह भी काम करता है। इसमें आपको पॉइंट क्या क्या याद रखने हैं, इसमें पॉइंट ये याद रखना है कि इसका जो पावर होगा, इनपुट पावर जो भी आप दे रहे हैं, और यानी कि फीडबैक में जो आप इनको इनपुट कर रहे हैं वो इसके फीडबैक जो दिया जा रहा है उसके फेज़ जो डिफरेंस होगा वो सेम होता है, यानी कि फेज़ में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सेकंड पार्ट ये आपको याद रखना है पॉइंट कि इसका जो वोल्टेज गेन है वो आपको अच्छा मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है, पर वोल्टेज गेन के साथ साथ इसमें डिस्टॉर्शन और अनवांटेड नॉइज़ जो होती है वो भी बढ़ जाती है। और इसके अलावा क्या है, पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेशन करता है, इस वजह से इसको एक ऑसिलेटर की तरह भी उपयोग किया जाता है। ये था पॉजिटिव फीडबैक के बारे में। इसके अलावा इसका सेकेंड टाइप होता है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है कि यदि आउटपुट के साथ आप इनपुट जो भी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर हमारी जो भी कोई भी सर्किट था, इसमें ये इनपुट जा रहा था, यहाँ से आउटपुट मिल रहा था, और फिर इसके बाद हमने इसमें इनपुट कर दिया, फिर से यही आउटपुट को, कुछ पार्ट को, पूरा आउटपुट नहीं करते हैं इनपुट, कुछ पार्ट को यहाँ पर इनपुट कर दिया। अब चाहे वो करंट भी हो सकता है, चाहे वो वोल्टेज भी हो सकता है। तो नेगेटिव क्यों हो जाता है? नेगेटिव सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके फेज डिफरेंस में फ़र्क हो जाता है। पहले हमारा इनपुट सिग्नल कुछ इस तरीके का जा रहा था, और इसके साथ साथ हमारा जो आउटपुट में हमने आउटपुट वाला जो पार्ट मिला वो ऐसे हमने अप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, इसके फेज़ में डिफरेंस हो गया। फेज़ कैसा डिफरेंस हो गया? 180 का डिफरेंस हो गया। 180 यहाँ पर जो था वो फेज़ का डिफरेंस हो गया। 180 फेज डिफरेंस होते ही यहाँ पर जो सिग्नल है वो किस तरीके का हो गया? नेगेटिव फीडबैक सिग्नल कहलाने लगा, यानी कि ये जो सर्किट है वो नेगेटिव फीडबैक सर्किट कहलाने लगा। अब फेज डिफरेंस अगर यहाँ पर 180 कर दिया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो नेगेटिव वाला जो कुछ पार्ट होगा वो पॉजिटिव को कम कर देगा। तो क्या होगा यहाँ पर? पॉजिटिव को कम करने की वजह से क्या होगा कि इसमें एम्पलीफायर में क्या होगा कि इसकी जो वोल्टेज की एम्पलीफिकेशन अच्छी थी उसको थोड़ा सा कम कर देगा, एम्पलीफिकेशन पावर को कम कर देता है नेगेटिव फीडबैक। क्यों कम कर देता है? क्योंकि अभी आपको बताया कि ये इसका जो इस तरीके का सिग्नल था, और ये इसका हमने जब बाद में यहाँ पर अप्लाई किया तो फेज़ में डिफरेंस हो गया। फेज़ डिफरेंस होती ही जब पॉजिटिव, कुछ पार्ट पॉजिटिव होगा, कुछ पार्ट नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव वाला पार्ट जो होगा वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव वाले कुछ पार्ट को हटा देगा। तो इस वजह से इसकी एम्पलीफिकेशन जो पावर होती है, यानी कि इसका जो एम्पलीफिकेशन होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन एम्पलीफिकेशन तो कम होता है, पर इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिलता है। इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पांस जो कर्व होता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, और इसके साथ साथ इसमें डिस्टॉर्शन भी कम हो जाता है, क्योंकि ये एम्पलीफिकेशन को कम करेगा। एम्पलीफिकेशन कम करने की वजह से ये नॉइज़ को भी कम कर देता है। तो ये इसका अच्छा बेनिफिट होता है कि ये डिस्टॉर्शन को कम कर देता है, अनवांटेड नॉइज़ को कम कर देता है। तो अब जब जैसे एम्पलीफिकेशन इसकी वजह से क्या हो गया? कम हो गया। तो अब हमें एम्पलीफिकेशन ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए हम क्या उपाय करेंगे? इसके लिए यही उपाय होता है कि एक से ज़्यादा एम्पलीफायर को यूज़ कर लीजिएगा, हमें अच्छे क्वालिटी का सिग्नल मिलेगा, भले ही कम एम्पलीफाई होकर के मिले, पर सिग्नल अगर अच्छी क्वालिटी के मिलेगा तो एक से ज़्यादा हम एम्पलीफायर का यूज़ कर सकते हैं और उसके एम्पलीफिकेशन को ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक काफ़ी अच्छा होता है। सिर्फ इसमें इतना है कि नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि जैसे आप किसी भी व्यक्ति हुए उसकी कमियों को बता देते हैं और वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, फिर उसमें सुधार कर लेता है, तो यही रहता है नेगेटिव फीडबैक का मतलब यही है कि आपने, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इसके आउटपुट पार्ट के कुछ पार्ट को नेगेटिव में अप्लाई कर दिया, और वो वहाँ पर उसके एम्पलीफिकेशन के पावर को कम करेगा, लेकिन डिस्टॉर्शन को भी कम कर देगा, उसकी जो अनवांटेड चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं है उनको भी कम कर देगा, और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व भी काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पर हम नेगेटिव फीडबैक की अगर एडवांटेज की बात करें कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं, तो वो यहाँ पर देख लेते हैं। नेगेटिव फीडबैक का जो एडवांटेज है ये है कि एम्पलीट्यूड का डिस्टॉर्शन बहुत कम कर देता है, और इसके अलावा फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्शन को भी कम कर देता है। ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे, ठीक है। और एम्पलीफायर का जो काम है वो काफ़ी स्टेबल कर देगा। स्टेबल कैसे कर देगा? क्योंकि एम्पलीफिकेशन की वजह से क्या होगा कि डिस्टॉर्शन कम होगा। मेन काम यही है कि डिस्टॉर्शन कम होता है तो फिर एम्पलीफिकेशन अच्छे से होता है और फिर उसका क्वालिटी बढ़िया मिलती है, ठीक है। तो वो उसको स्टेबल कर देगा, और इसके साथ साथ बैंडविड्थ की जो चौड़ाई है, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी की बैंडविड्थ है उसको, और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को भी सुधार देता है। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेज के बारे में याद रखना होगा। यहाँ से भी पॉइंट बन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम फीडबैक एम्पलीफायर की इफेक्ट के बारे में बात करें कि फीडबैक जो एम्पलीफायर होता है उसका क्या क्या इफेक्ट होता है, तो फीडबैक एम्पलीफायर जो है वो, उसके एम्पलीफिकेशन में स्टेबिलिटी आती है फीडबैक की वजह से, और क्योंकि फीडबैक मिलेगा तो जो आउटपुट में पार्ट मिला था उसकी वजह से उसमें प्रोसेस होगा, और जिस तरीके का फीडबैक होगा उसकी कैटेगरी के अंतर्गत उसमें
स्टेबिलिटी आएगी और ट्रांजिस्टर के जो एच पैरामीटर होते हैं या फिर ट्यूब के जो पैरामीटर होते हैं उनके मान में परिवर्तन होने की वजह से एम्प्लीफिकेशन में जो अस्थिरता थी फीडबैक इनपुट के द्वारा लगभग समाप्त हो जाती है। यानी कि एच पैरामीटर का मतलब कि जो ट्रांजिस्टर या फिर जो भी हम उसमें ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, अब तो हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं एम्पलीफायर में, पर बहुत पहले ट्यूब का भी यूज़ किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का। तो जो भी हम उसमें एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं उसके खुद के कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं, उसके खुद के कुछ प्रॉपर्टी होती है कि ये एम्पलीफायर इतने पर ऑपरेट होगा, इसका जो वोल्टेज होगा वो इस तरीके का होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एच पैरामीटर के मान में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है कि एम्पलीफिकेशन की स्टेबिलिटी भी धीरे धीरे लगभग अच्छी सी मिलती है और फीडबैक इनपुट के कारण जो स्टेबिलिटी कम हो रही थी, अस्थिरता यानी कि इनस्टेबिलिटी कम हो रही थी, वो कम हो जाती है। इनस्टेबिलिटी कम होने का मतलब कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। एम्पलीफायर की जो बैंडविड्थ होगी वो भी बढ़ जाएगी फीडबैक के कारण, डिस्टॉर्शन और नॉइस कम हो जाएगा। लेकिन ये तब होता है डिस्टॉर्शन और नॉइस कम जब हम नेगेटिव फीडबैक का यूज़ करते हैं, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व में भी सुधार आ जाएगा। तो नेगेटिव फीडबैक के बारे में अभी आपको बताया कि इसका यूज़ जब हम करते हैं तो ये एम्पलीफिकेशन को कम कर देता है। पर एम्पलीफिकेशन कम करने की वजह से जो कम होता है, अगर वो एम्पलीफिकेशन कम करता है तो हम एक से ज़्यादा एम्पलीफायर का यूज़ कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा स्टेज का यूज़ करके अपना बेहतर सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। नेगेटिव फीडबैक का यही फ़ायदा होता है कि उसमें हमें डिस्टॉर्शन नहीं मिलता है। इसके बाद हमारा एक एम्पलीफायर होता है ट्यून्ड एम्पलीफायर। ट्यून्ड एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है कि उसमें ट्यूनिंग होने लगती है, यानी कि उसमें जो सिग्नल है, जो भी आप सिग्नल दे रहे होते हैं, उसमें क्या होगा कि उसका रेजोनेंस जो होता है वो मैच करने लगता है। जब आप इसमें किसी भी एम्पलीफायर में, किसी भी ट्रांजिस्टर में अगर उसके कलेक्टर पार्ट पर एक एलसी एलिमेंट को जोड़ देते हैं, एलसी एलिमेंट का मतलब क्या होगा कि एक यहाँ पर आपने इंडक्टर को जोड़ दिया और यहाँ पर एक कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से इसमें जो पैरेलल कनेक्शन है उसको करके, जिसको हम टैंक सर्किट भी कहते हैं, ये पूरा प्रोसेस आपको ऑसिलेटर में समझ में आएगा ये कैसे काम करता है। जब ऑसिलेटर आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर आप इसको समझ पाएंगे। तो ये एक ऑसिलेटर टाइप होता है, यानी कि इसको टैंक सर्किट शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर को इस तरीके से पैरेलली जोड़ करके हम अगर किसी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पार्ट में और यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, ट्यून्ड सर्किट कहलाता है, यानी कि एक ट्यून्ड एम्पलीफायर कहलाता है। यहाँ पर आपको इसका डायग्राम याद रखना होगा, डायग्राम हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आप इसको बहुत आसानी से पहचान पाएंगे कि यहाँ पर एलसी एक टैंक सर्किट जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो है एक ट्यून्ड एम्पलीफायर होता है, ठीक है। तो ये एलसी की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर एक रेजोनेंस क्रिएट होगा, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी और ये इसको मैच कर जाएगी, इम्पीडेंस जो होता है ना उसको जनरेट करेगा और इसकी वजह से जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगी उसके सिग्नल को अधिक से अधिक मात्रा में जो है कलेक्टर पर कलेक्ट कर लेगा। तो ये ट्यून्ड है, इसलिए ट्यून्ड का मतलब यही हुआ कि ये एम्पलीफायर जो है वो फ्रिक्वेंसी को मैच करता है, इम्पीडेंस मैच होगा, इस वजह से फ्रिक्वेंसी जो होगी वो मैच होने लगेगी। सिर्फ आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि ये एम्पलीफायर कैसे बनता है और इसका काम क्या होता है। इसका काम इतना ही होता है कि जो फ्रिक्वेंसी है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, यानी कि इसको अनुनादी फ्रिक्वेंसी कहते हैं, उसमें अधिक से अधिक मात्रा पर ये कलेक्ट करता है। इसके बाद आता है हमारा बफर एम्पलीफायर। बफर एम्पलीफायर क्या होता है कि बफर एम्पलीफायर का उपयोग जो है वो मेन तौर पर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल जो इम्पीडेंस होता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। पहली बात तो यहाँ पर इम्पीडेंस से मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इम्पीडेंस का मतलब होता है कि जो भी हम अगर डीसी के बारे में बात करें तो डीसी में हम रेजिस्टेंस बोलते हैं ना जिसको, उसी को हम एसी के टर्म में इम्पीडेंस कह देते हैं, ठीक है। तो बफर एम्पलीफायर जो है वो मुख्य रूप से एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस को, जो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस होता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो बफर एम्पलीफायर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में कुछ इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उसका जो एम्पलीफिकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके, क्योंकि एम्पलीफायर जो है वो मेन क्या होता है उसमें एलिमेंट ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर का बेसिक काम क्या होता है। जब मैंने आपको ट्रांजिस्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि ट्रांजिस्टर का मतलब ही यही है कि वो ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर होता है, यानी कि रजिस्टेंस को वो ट्रांसफ़र कर रहा होता है। इसी वजह से उसमें एम्पलीफायर जो है यानी कि इस वजह से उसमें सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई होकर हमें मिलता है। तो ये बफर एम्पलीफायर होता है। इसका काम क्या है, इम्पीडेंस को ट्रांसफ़र करता है और बढ़िया एम्पलीफिकेशन एक से अधिक मात्रा में ये जो है प्राप्त करता है। बफर एम्पलीफायर भी दो प्रकार के होंगे, एक वोल्टेज बफर एम्पलीफायर। तो वोल्टेज बफर एम्पलीफायर क्या होगा कि इसका उपयोग एक से दूसरे सर्किट में वोल्टेज को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाएगा। जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, वोल्टेज बफर एम्पलीफायर। ये क्या कर रहा होगा,
पहली बात तो आपको बफर एम्पलीफायर पता होना चाहिए कि बफर एम्पलीफायर क्या होता है कि इम्पीडेंस को ट्रांसफर करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। तो अगर उसके नाम के आगे वोल्टेज जोड़ दिया तो ऑब्वियस सी बात है ये वोल्टेज को ट्रांसफर कर रहा होता है। और इस प्रकार के एम्पलीफायर में जो है वो हाई आउटपुट इम्पीडेंस को लो इम्पीडेंस लेवल पर परिवर्तित किया जाता है। इसमें बफर की जो जितनी भी स्टेज मिलती हैं उसके अनुसार हम इसमें चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर एक से ज़्यादा सर्किट में, एक सर्किट में, दूसरे सर्किट में, तीसरे सर्किट में इसको बफर करवाना होता है तो उसको हम अपने सर्किट के अनुसार चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सेकंड टाइप ऑफ बफर एम्पलीफायर जिसको हम कहते हैं करंट बफर एम्पलीफायर। करंट बफर एम्पलीफायर क्या होता है कि ये जैसा कि इसके नाम के आगे जुड़ा है तो ये जो है करंट को बफर करता है। ठीक है, करंट को एक से दूसरे स्टेज में जो है बफर करने के लिए करंट को बिना बदले ही ट्रांसफ़र कर सकता है। मेन काम इसका यही है, बफर करना। पर इसमें फ़र्क इतना है कि ये जो है करंट को बिना बदले एक से दूसरे जो सर्किट स्टेज है उसमें ट्रांसफ़र कर सकता है। और इस प्रकार के इसके एम्पलीफायर को यूनिटी गेन बफर भी कहा जाता है। नाम याद रखना यहाँ पर, इस प्रकार के एम्पलीफिकेशन को यूनिटी गेन बफर एम्पलीफायर भी कहते हैं। इस तरीके से हमने एम्पलीफायर के 7 पार्ट को कंप्लीट किया। इसका लास्ट पार्ट 8 पार्ट बचेगा जिसमें जितनी भी रिमेनिंग चीज़ें होंगी उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आगे जाते जाते आपको बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की तैयारी अगर आप टेक्नीशियन एग्ज़ाम की कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एग्ज़ाम हो, DMRC, इसरो, DRDO, मेट्रो रेलवे और कोई भी एग्ज़ाम हो आपका जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स टेक्नीशियन के अंतर्गत आता है, तो इसके लिए आप हमारे हैंड रिटन नोट्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जितने भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में उनकी थ्योरी आपको हाथ से लिखी हुई हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ये थ्योरी मैंने खुद लिखी है, खुद इसको डिज़ाइन किया है, काफ़ी आसान भाषा में इसको लिखा गया है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इस थ्योरी के अलावा आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन, प्लस इसमें जो नए क्वेश्चंस जो भी आने की संभावना रहती है उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो इसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। ये जो नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है इस पर आप मैसेज कीजिएगा, यहाँ से आपको बाकी की जानकारी मिलेगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के बाकी के वीडियो लेक्चर देखने के लिए प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।